ये कहानी मुंबई के एक बहुत गरीब परिवार की है। रामू और उसकी पत्नी शांति देवी अपनी दो बेटियों आरती और रोशनी के साथ रहते थे। आरती की उम्र 12 साल थी और वह बहुत समझदार थी। छोटी बहन रोशनी अभी सिर्फ 7 साल की थी, चुलबुली और मासूम। रामू और शांति शहर की एक बड़ी इमारत के निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। वो दिन भर सीमेंट और ईंटें उठाते ताकि अपनी बेटियों का पेट पाल सकें। रहने के लिए उनके पास कोई पक्का मकान नहीं था। वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक छोटी सी तिरपाल की झुग्गी डालकर रहते थे। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिस कच्ची दीवार के पास रामू और शांति काम कर रहे थे, वो अचानक भरभरा कर गिर गई। दोनों उसके नीचे दब गए। वहां मौजूद दूसरे मजदूरों ने शोर मचाया। मलबा हटाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरती और रोशनी के सिर से उनके माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। ठेकेदार पुलिस के झंझट और मुआवजे के डर से घबरा गया। उसने उसी रात आरती और रोशनी को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। 12 साल की आरती ने रोती हुई छोटी बहन रोशनी का हाथ थामा और वो सड़क पर आ गई। उसे अपनी माँ की कही एक बात याद थी, चाहे कैसी भी विपत्ति आए, कभी किसी के आगे भीख मत मांगना। मेहनत की रोटी ही पेट में पचती है। आरती रोशनी को लेकर बांद्रा रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठ गई। चारों तरफ अजनबी लोग, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और अजीब सा शोर था। 7 साल की रोशनी भूख से रोए जा रही थी। दीदी, भूख लगी है। माँ पिताजी कहाँ हैं? हम घर कब जाएंगे? आरती के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी खुद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बहन के सामने रोना नहीं चाहा। उसने रोशनी को गले से लगा लिया और सुलाने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक दोनों बहनों ने सिर्फ स्टेशन के नल का पानी पीकर वक्त काटा। आरती ने किसी से खाना नहीं मांगा। तीसरे दिन स्टेशन के बाहर कचरा बीनने वाले एक बुजुर्ग, जिन्हें सब रहमान चाचा कहते थे, की नज़र इन बच्चियों पर पड़ी। वो कई साल से अकेले रह रहे थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने आरती की आंखों में खुददारी और लाचारी दोनों देखी। रहमान चाचा उनके पास आए और अपनी थैली से 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार निकालकर आरती की तरफ बढ़ा दिया। आरती ने हाथ पीछे खींच लिए। रहमान चाचा मुस्कुराए और बोले, ये भीख नहीं है बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कल से सुबह मेरे साथ कचरा बीनने में हाथ बटाना। ये उस काम की पेशगी, एडवांस समझ लो। आरती ने चाचा की बात मान ली और दोनों बहनों ने आधे पेट खाना खाकर उस रात चैन की नींद ली। अगले ही दिन से आरती की एक नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी मुंबई सो रही होती थी, आरती और रहमान चाचा सड़कों पर निकल जाते थे। प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते के टुकड़े और लोहे के कबाड़ को चुनकर एक बड़े बोरे में भरना उनका रोज का काम बन गया था। छोटी रोशनी को आरती स्टेशन पर ही एक सुरक्षित जगह पर बिठा देती थी और उसे समझा देती थी कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। दोपहर तक कचरा बेचने के बाद आरती को 20 या 30 रुपए मिलते थे। इन पैसों से वो रोशनी के लिए दूध और रोटी का इंतजाम करती थी। आरती ने देखा कि जब भी कोई बच्चा हाथ में किताबें लेकर स्कूल की यूनिफॉर्म में स्टेशन से गुजरता, तो रोशनी उसे एकटक देखती रहती थी। उसकी आंखों में पढ़ने की ललक साफ दिखाई देती थी। एक दिन रोशनी ने आरती का पल्लू पकड़कर कहा, दीदी, क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? क्या मैं भी बड़ी होकर यही कूड़ा उठाऊंगी? रोशनी की बात आरती के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने रोशनी के गालों को चूमा और कहा, नहीं रोशनी, तू बहुत पढ़ेगी। मैं दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन तुझे स्कूल जरूर भेजूंगी। आरती ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। सुबह कचरा चुनने के बाद वो दोपहर में एक छोटी सी चाय की दुकान पर गई और वहां के मालिक से काम मांगा। मालिक ने उसकी उम्र देखकर पहले मना किया, लेकिन आरती के गिड़गिड़ाने पर वो उसे दुकान के झूठे बर्तन धोने और पोछे लगाने के काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। इसके बदले उसे रोज के 50 रुपए और बची हुई चाय मठरी मिल जाती थी। आरती खुद सूखी मठरी खा लेती और चाय के पैसे रोशनी की पढ़ाई के लिए एक मिट्टी के गुल्लक में जमा करने लगी। जब रोशनी 9 साल की हुई, तो आरती ने तय किया कि अब उसकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। वो उसे लेकर पास के एक सरकारी म्यूनसिपाल
म्यूनिसिपल स्कूल में गई। वहाँ के हेडमास्टर ने जब देखा कि एक 14 साल की लड़की अपनी छोटी बहन का दाखिला कराने आई है, तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आधार कार्ड या कोई जन्म प्रमाण पत्र है? हेडमास्टर ने पूछा। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, सर, हमारे माता पिता मर चुके हैं, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। लेकिन मेरी बहन बहुत होशियार है, आप इसे बस स्कूल में बैठने की जगह दे दीजिए। मैं इसकी फीस और किताबों का पैसा अपनी मेहनत से भरूंगी। आरती की आंखों के आंसू और उसकी लगन देखकर हेडमास्टर का दिल पिघल गया। उन्होंने रोशनी का नाम स्कूल में लिख लिया और उसे पुरानी किताबें मुफ्त में दिलवा दी। रोशनी के लिए वो दिन दिवाली जैसा था। वो रोज़ सुबह उठकर अपनी साफ हुई फ्रॉक पहनती और स्कूल जाती। जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों बहनें बड़ी होने लगीं। आरती की मेहनत की बदौलत उन्होंने स्टेशन छोड़ दिया था और एक स्लम झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। उस कमरे की छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उनके लिए वो किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ सुरक्षा थी। पर समाज इतना सीधा नहीं होता। दो अनाथ और जवान होती लड़कियों को अकेले रहते देखकर बस्ती के कुछ आवारा लड़के उन पर कमेंट पास करते थे। मंगू नाम का एक लड़का, जो इस इलाके का छोटा मोटा गुंडा था, अक्सर आरती का रास्ता रोकता था। एक शाम जब आरती दुकान से लौट रही थी, मंगू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरती उस समय डरी नहीं। उसने अपनी कमर में छुपाकर रखी हुई लोहे की वो छड़ निकाली जिससे वो कचरा चुनती थी और मंगू के हाथ पर दे मारी। मंगू दर्द से चिल्ला उठा। आरती ने कड़क कर कहा, हम अनाथ जरूर हैं, लेकिन लावारिस नहीं हैं। दोबारा मेरे या मेरी बहन के आसपास दिखे तो जान ले लूंगी। उस दिन के बाद से बस्ती के लोगों को समझ आ गया कि आरती सीधी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। रोशनी ने 10वीं की परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। स्कूल के शिक्षकों ने आरती को बुलाकर मिठाई खिलाई। रोशनी की सफलता ने आरती की सारी थकान मिटा दी थी। अब रोशनी का सपना बड़ा हो चुका था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता बहुत महंगा और कठिन था। सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए भी एक बहुत कठिन परीक्षा नीट पास करनी होती थी, जिसके लिए अच्छी किताबों और कोचिंग की ज़रूरत थी। आरती की चाय की दुकान और सिलाई की कमाई से ये संभव नहीं था। आरती ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी नींद और आराम को पूरी तरह से भूल जाने का मन बना लिया। वो सुबह 3 बजे उठती और 3 अलग-अलग घरों में झाड़ू पोछा करने जाती। वहाँ से 1 बजे वो एक कपड़े के कारखाने में जाती, जहाँ वो लगातार कई घंटे सिलाई मशीन चलाती थी। इसके बाद रात को 7 बजे से 11 बजे तक वो एक होटल की रसोई में बर्तन और सब्जियां काटने का काम करती थी। आरती की हालत खराब होने लगी थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पैर सूज जाते थे और भूख ना लगने की वजह से उसका शरीर सूख कर काटा हो गया था। रोशनी अपनी दीदी की हालत देखकर रो पड़ती थी और कहती थी, दीदी, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी। आप इस तरह अपनी जान मत दो। आरती उसे डांट कर कहती, रोशनी, अगर तू पीछे हटी तो मेरी ये मेहनत बेकार चली जाएगी। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरी चिंता करने के लिए भगवान है। रोशनी ने अपनी दीदी के इस त्याग की कीमत समझी। वो रात रात भर एक छोटे से दिए या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती रही। जब झुग्गी के बाकी लोग सो जाते, तब भी रोशनी की किताबों के पन्ने पलटने की आवाज़ आती रहती थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। रोशनी ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की और उसे मुंबई के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। कॉलेज का माहौल रोशनी के लिए बिल्कुल नया था। वहाँ अमीर घरों के बच्चे आते थे, जो महंगे कपड़े पहनते थे और गाड़ियों से आते थे। रोशनी के पास सिर्फ 2 जोड़ी साधारण सूट थे और वो चप्पल पहनकर जाती थी। शुरुआत में कुछ छात्रों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन रोशनी ने उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य साफ था। कॉलेज की फीस तो कम थी, लेकिन मेडिकल की किताबें बहुत महंगी आती थीं। आरती अपनी पूरी कमाई रोशनी को भेज देती थी, जिससे वो किताबें खरीद सके। कई बार ऐसा होता था कि आरती के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। वो पानी पीकर सो जाती थी, लेकिन जब रोशनी का फ़ोन आता
तो वो हमेशा हंसकर कहती, मैं ठीक हूँ रोशनी, तू अपनी सेहत का ध्यान रखना। रोशनी को भी धीरे धीरे समझ आ गया कि दीदी को कितनी तकलीफ हो रही है। उसने कॉलेज के बाद शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी किताबों का खर्च खुद उठा सके और दीदी पर बोझ कम हो सके। दोनों बहनें एक दूसरे से झूठ बोलती थीं ताकि सामने वाला परेशान न हो। ये झूठ उनके गहरे प्यार और फिक्र का हिस्सा था। 5 साल की कठिन परीक्षा, रातों की नींद उड़ाने वाली पढ़ाई और 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया जिसका सपना उन दोनों अनाथ बहनों ने देखा था। रोशनी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो पूरे कॉलेज में पहले स्थान पर आई थी। कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उसे मुख्य अतिथि के हाथों गोल्ड मेडल दिया जाना था। रोशनी ने आरती को कॉलेज आने के लिए कहा। आरती बहुत हिचकिचा रही थी। उसके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी और उसके हाथ पैर मजदूरी की वजह से खुरदरे हो गए थे। उसने कहा, रोशनी, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं वहाँ अच्छी नहीं लगूंगी। रोशनी ने आरती का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर बोली, दीदी, अगर आज आप वहाँ नहीं जाओगी तो मैं भी वो मेडल लेने मंच पर नहीं जाऊंगी। आरती को मानना पड़ा। समारोह के दिन भव्य हाल के अंदर चारों तरफ रोशनी थी। आरती एक बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनकर सबसे पीछे की लाइन में बैठ गई। वो अपनी फटी चप्पलों को साड़ी के पल्लू से छिपाने की कोशिश कर रही थी। मंच से रोशनी का नाम पुकारा गया, डॉक्टर रोशनी रामू सोनवड़े। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोशनी मंच पर गई। उसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मुख्य अतिथि ने उसके गले में सोने का मेडल डाला और उसे सर्टिफिकेट दिया। इसके बाद रोशनी को माइक पर 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। रोशनी ने माइक में हाथ में लिया। उसकी नज़रें हॉल में सबसे पीछे बैठी आरती को ढूंढ रही थीं। जैसे ही उसने आरती को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बोलना शुरू किया, आज मुझे जो ये डॉक्टर की उपाधि और गोल्ड मेडल मिला है, मैं इसकी हकदार नहीं हूँ। इस मेडल की असली हकदार वो महिला है जो इस हाल में सबसे पीछे की सीट पर बैठी है, मेरी बड़ी बहन, मेरी दीदी आरती। हॉल में बैठे सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। आरती घबरा गई और जब उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं, रोशनी ने आगे कहा, जब हमारे माता पिता गुजर गए तो दुनिया ने हमें बेसहारा छोड़ दिया। मेरी दीदी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उसने भीख मांगने के बजाय सड़कों से कचरा चुनना चुना। उसने खुद भूखे पेट रहकर दूसरों के घरों में बर्तन धोकर मुझे पढ़ाया है। आज मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है, वो मेरी दीदी के खून और पसीने की स्याही से लिखा गया है। मैं अपनी दीदी के सामने नतमस्तक हूँ। इतना कहकर रोशनी मंच से नीचे उतरी। वो सीधे चलते हुए सबसे पीछे की कतार में गई। उसने मुख्य अतिथि के दिए हुए मेडल को उतारा और आरती के गले में डाल दिया और फिर वहीं सबके सामने आरती के पैरों में गिरकर रोने लगी। ये दृश्य देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मुख्य अतिथि, कॉलेज के डीन, प्रोफेसर और वहां मौजूद सभी अमीर छात्र और उनके माता पिता अपनी सीटों से खड़े हो गए। पूरा हॉल 5 मिनट तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। आरती ने रोशनी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज 14 साल का वो दर्द, वो भूख और वो ताने, सब के सब उस एक पल के गौरव में बह गए थे। आज आरती और रोशनी झुग्गी झोपड़ी से निकलकर मुंबई के एक साफ सुथरे और अच्छे इलाके में अपने खुद के फ्लैट में रहती हैं। रोशनी अब एक बहुत बड़ी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। वो अपनी ड्यूटी के बाद हर रविवार को गरीब बस्तियों में जाती है और उन बच्चों का मुफ्त इलाज करती है जिनके पास पैसे नहीं होते। आरती को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खाली बैठना पसंद नहीं करती। उसने अपने घर के एक हिस्से में आरती सिलाई केंद्र शुरू किया है, जहां वो अनाथ और गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाती है ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आरती ने शादी नहीं की क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकल चुकी थी।
मगर रोशनी की शादी उसने तय कर दी। वो लड़का भी एक बड़ा डॉक्टर है। इन दो बहनों की ये सीधी सादी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमानदारी, कड़ी मेहनत का जज्बा और अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की सच्ची चाहत हो, तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। अंधकार कितना भी घना हो, सुबह का सूरज उगने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।